गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बेसिकली टॉपिक है कॉग्निशन एंड इमोशन। मोटिवेशन के बाद मोटिवेशन से जुड़ा हुआ एक काइंड ऑफ टॉपिक कह सकते हैं इसको। तो ये हमें साथ में करना था, फिर ये छूट ही जाएगा क्योंकि किसी भी सेशन के बीच में उतना समय नहीं मिल रहा कि इसको डिस्कस किया जा सके। कोशिश करेंगे हम और थोड़ा सा पहले आप हैं, बाकी 10 मिनट तक का बफर आप रख करके चलिएगा। नॉर्मल भी आप क्लासरूम्स में भी जाते हैं तो 5-10 मिनट लग जाते हैं स्टार्ट होने में। खैर कोशिश रहेगी थोड़ा और जल्दी किया जा सके। ठीक है बात सभी को गुड इवनिंग भाई। हाँ, कह सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, पहले टॉपिक रहेगा कॉग्निशन एंड इमोशन। ये शायद आपने सीटेट में पढ़ा होगा, अगर आप मुझसे डिस्कशन किया है, मेरे साथ आप जुड़े हुए थे, पढ़ा है, तो उस केस में आपने किया होगा। अदरवाइज अगर आपने नहीं भी किया तो भी आपको ये छोटा सा टॉपिक है पता जरूर होना चाहिए, कॉग्निशन एंड इमोशन। क्योंकि अब हम नया ही एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है लाइफ स्किल। उसकी बहुत डिमांड भी है, आप में से कई लोग पहले ही करना चाहते हैं वो। तो लाइफ स्किल एक छोटा सा टॉपिक है, मैं बीच में उसको डिस्कस करूंगी, कल हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बात है। और ग्रेट, बहुत बढ़िया। ह्यूमर गिवन बाय, यार वो नाम मेरे को अभी भी नहीं याद आ रहा और मैंने देखा भी नहीं, मेरे कहीं मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। आज आपकी बुक मेरे घर आ गया, आई एम हैप्पी। बहुत बढ़िया दुर्गा, कांग्रेचुलेशंस। तो टॉपिक है आज का, टॉपिक सुन लीजिए ह्यूमर। मैं कल पक्का डिस्कस करूंगी, एक बार मुझे वो देखना ही पड़ेगा, दिमाग से निकल चुका है, कई साल पहले शायद मैंने नोट करके कहीं रख दिया होगा, तो कल देखूंगी उसको मैं। ठीक, कॉग्निशन यानी संज्ञान। कॉग्निशन का मतलब है संज्ञान, और संज्ञान एवं संवेग। इमोशन का मतलब संवेग, हिंदी में अगर हम बात करें। ठीक, अगर हम नॉर्मल बात करें, बिल्कुल हल्का, अगर हम बात करें कि प्रैक्टिस के लिए मेरी बुक ले सकते हो, 4000 MCQs हैं अगर लेना चाहते हो तो। नहीं तो अगर किसी भी स्पेशल बैच में हो या D+B के बैच में हो, नॉर्मल बैचेस को छोड़ करके, जो क्रैश कोर्सेज वाले या नॉर्मल बैचेस होते हैं टारगेट वाले, उस केस में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने MCQs आपको मिल जाएंगे। बट फिर भी अगर प्रैक्टिस करनी है तो 4000 MCQ वाले ले सकते हो। वीकनेस दीपिका बहुत कम हो गई है पहले से, देखो एक बार, बस नजर ना लगे, है ना। अगर हम बात करें जी, अगर हम बात करें संज्ञान की यानी कॉग्निशन की, ये मतलब दिमाग से रिलेटेड है, हमारी मेंटल स्किल्स यानी मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं, जितनी भी दिमाग से जो भी चीजें आप करते हैं, चाहे वो आपकी भाषा हो, चाहे वो आपका सोचना यानी थिंकिंग हो, चाहे वो आपका रीजन करना यानी, अरे हल्का ऐसी बात मत करो, है ना, कि चाहे वो हमारा रीजन करना यानी तर्क हो, चाहे वो हमारा परसेप्शन, जो हम अपने दिमाग से परसीव कर रहे हैं ना, इन 5 सेंसेस से और हमारे दिमाग तक एक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, जिससे हम एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक नजरिया क्रिएट करते हैं। ठीक, कोई कह रहा है बढ़िया बुक है, बहुत बढ़िया जी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। मेंटल स्किल्स में जो भी चीजें आप दिमाग से रिलेटेड है, भाषा भी तो कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है, आप जब परेशान होते हैं, आपने देखा होगा हकलाना तुतलाना, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि संज्ञान जो दिमाग है वो ठीक होगा तभी तो बाकी चीजें ठीक होंगी ना। मेमोरी आपकी जो स्मृति है वो भी संज्ञान से, कॉग्निशन से संबंधित है। जैसे मेरी मेमोरी थोड़ी खराब हुई है पिछले 1-1.5 साल में, अचानक से एक दुखद घटना घटने की वजह से, और एक वो इंसान को ट्रॉमा लगता है, या एक वो थोड़ा जब स्ट्रेस आप लंबे समय तक रहते हो तो मेमोरी पे प्रभाव पड़ता है उस चीज का, है ना। तो उस केस में अगर हम बात करें तो मेमोरी भी किससे जुड़ी हुई है? संज्ञान से, आपके मेंटल स्किल्स से जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपकी परसेप्शन हो गया, जिसमें मैंने बात कर ली, थिंकिंग हो गई, रीजनिंग तर्क करना हो गया, इसके अलावा इमेजिनेशन कल्पना करना हो गया। ये सारी जो चीजें हैं, या अगर हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, इमेजिनेशन की, परसेप्शन की, थिंकिंग की, रीजनिंग की, लैंग्वेज की, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? आपके कॉग्निशन एंड इमोशन से जुड़े हुए हैं। अभी आएंगे व्हाइट बोर्ड पे, 2 मिनट के लिए समझ लो। संवेग क्या है? इमोशन होता है एक तरीके से, एक वर्ड है इमोवियर, जिससे मोटिवेशन और ये दोनों ने ही जन्म लिया है। ठीक, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी एनर्जी इन मोशन, मतलब गति में होना। किस में होना? गति में होना। ठीक, गति में होना इमोशंस से जुड़ा हुआ है। इमोशंस बेसिकली हमारी लाइफ का एक तरीके से रैथ कहते हैं कि भाई इमोशंस कलर आवर लाइफ्स। मतलब हैप्पी बर्थडे जया, इमोशंस कलर आवर लाइफ्स का मतलब क्या है? अगर सोचो हमें इमोशंस ही ना हो, हमें वो भावनाएं ही ना हो जो हमें कई बार दौड़ाती हैं, तो क्या होगा? हम रोबोट्स बन जाएंगे। फिर तो हमारे अंदर जो फीड हो गई वो चीज फीड हो गई। और कई बार इंसान को लगता भी है लाइफ के दौरान अपनी कि यार रोबोट या इमोशंस ना ही होते तो अच्छा था, बढ़िया अपना चुपचाप काम करते और आगे बढ़ते और सब सही था। बट बात यह है कि इमोशंस हैं तभी जीने का मजा भी है। आपको रोना आता है, आपको हंसना आता है, आपको दुख फील करना आता है, आपको हर तरह के इमोशन फील करना आता है। ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानिए ह्यूमन होने की। नहीं तो आप क्या हो जाएंगे? आप एक रोबोट बन के रह जाएंगे। तो इमोशंस चाहे तो इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं, हमारे बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है, एनर्जी का काम करते हैं, है ना। लेकिन यदि हम इनको सही तरीके से मैनेज कर पाए, अडेप्ट कर पाए, इन पे कंट्रोल ला पाए, तो नाहिदा तो क्या होगा? तो हम सक्सेस पा पाएंगे। लेकिन अगर हम इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते तो ये हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। ठीक है बात, क्या कर सकते हैं? हमें बिल्कुल बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि इमोशंस क्या हैं? इमोशंस हमें ह्यूमन बनाते हैं कहीं ना कहीं, एक तरीके से अगर देखा जाए तो। कोई कह रहा है कि ये परसेप्शन समझा दीजिए। देखो परसेप्शन आसान चीज है। परसेप्शन, जिसको हम अनुभूति कह देते हैं हिंदी में, परसेप्शन मतलब अनुभूति। क्या है? अनुभूति। ठीक, परसेप्शन बोले तो अनुभूति। जी साक्षी, परसेप्शन की यदि हम बात करें तो परसेप्शन है कि हमारे 5 सेंसेस से, एक तो सेंस ये है इसका, हमारे 5 सेंसेस से जो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ब्रेन को जो सिग्नल या इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उससे जो एक मीनिंग क्रिएट होगा वो हमारा परसेप्शन कहलाएगा। इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं, हमारे सेंसेस के थ्रू जो भी हमने परसीव किया, जो भी हमने फील किया, जो भी हमारे सेंसेस ने हमारे ब्रेन तक पहुंचाया, उससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, उससे हमने क्या नजरिया बनाया, उससे हमारा एटीट्यूड कैसा बना। दिस इज परसेप्शन। बेसिकली इट्स अबाउट 5 सेंसेस से जो आपको संकेत मिले आपके ब्रेन को, उससे एक परसेप्शन, एक अनुभूति क्रिएट हो रही है। अब उसको आप दुनिया का नजरिया कह सकते हो, आप उसको सेंसेशन से जोड़ सकते हो। ठीक है बात, बहुत बढ़िया श्वेता।
एक तरह की धारणा कह सकते हैं, बिल्कुल जो हमारे सेंसेस से ही बनती है। परसेप्शन क्रिएट कैसे होता है? आपने कुछ जीवन में एक्सपीरियंसेस लिए, आपके देखा, सुना, टच किया, फील किया, व्हाटएवर इट इज, आपने अपने पांच सेंसेस से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, कुछ एक्सपीरियंसेस गेन किए, और आपकी किसी एक चीज, किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान या किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में एक धारणा बनी, एक परसेप्शन क्रिएट हुआ। दिस इज परसेप्शन ओनली। ठीक है, क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? लाइफ स्किल्स हम कल या मंडे से शुरू करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था जो बीच में अगर रह जाता तो रह ही जाता फिर। ठीक है बात? देखिए, कॉग्निशन अभी रिसेंटली एकदम तुरंत कोई एग्जाम नहीं हो रहा, आराम से टॉपिक को समझते चलिए। इवन इस बार तो मैं नॉर्मल बैचेस में भी काफी डिटेल चल रही हूँ। उसका रीजन ये है कि आपके सामने कोई एकदम एग्जाम नहीं है कि आपको बिल्कुल सिलेबस ही खत्म करने पे फोकस हो सबसे ज्यादा, तो जरूरी है कि आप डिटेल्स में जा पाएं, क्योंकि ये आपको किसी भी एक सिंगल बुक से मिलेंगी नहीं इतनी चीजें जितनी हम डिस्कस कर रहे हैं बैच में। लॉजिक भी बिल्कुल, लॉजिक भी संज्ञान से जुड़ा हुआ हो सकता है, क्या दिक्कत है? लॉजिक भी तो दिमाग से लगाते हो ना आप, तर्क करके। कॉग्निशन यानी व्हाट इज कॉग्निशन यानी संज्ञान, द मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, यानी वह मानसिक प्रक्रिया। संज्ञान क्या है आप लिख सकते हैं हिंदी वाले, संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान का सृजन करते हैं या निर्माण करते हैं या एक्वायर करते हैं, हम प्राप्त करते हैं ज्ञान को, नॉलेज को बिल्ड करते हैं हम किसके द्वारा? एक अपनी मेंटल प्रोसेसेस के द्वारा, जिसको संज्ञान कह रहे हैं। क्लियर है बात? अगर हम बात करें परसीविंग, क्या है परसीविंग? ये भी परसेप्शन से ही, धारण करने से ही, अनुभूति से ही जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आपके 5 सेंसेस से जो पहुंचे गई इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक, वो भी कॉग्निशन का ही हिस्सा है। रिकॉग्नाइजिंग यानी किसी चीज को देखकर, सुनकर, टच करके पहचानना, ये भी इसी का हिस्सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप एक सही ऑप्शन को पहचान पा रहे हैं। किस चीज का इस्तेमाल किया? आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक है बात? बिल्कुल आशुतोष, फिर से लिख लीजिए, कॉग्निशन संज्ञान, कॉग्निशन यानी संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल, लाइफ टाइम वैलिड होगा अगर आपने आज तक कभी भी सीटेट क्लियर किया है या कोई भी टेट क्लियर किया है 2011 से अब तक, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिव वे में लागू होगा ये नियम। अब इसको हम अच्छे से कल डिस्कस कर लेंगे, एक छोटा सा वीडियो में बना भी दूंगी, इस चीज को लेकर कई लोग कंफ्यूज हैं अभी तक। ठीक है बात? बहुत बहुत ही बढ़िया मोनिका, बिल्कुल लोकेश। तो रिकॉग्नाइजिंग हो गया पहचानना, कॉन्सेप्चुलाइजिंग, हम एक कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं, किसी एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं या तो अपना बनाते हैं। ये भी आपके संज्ञान से ही संबंधित है। आपकी स्मृति यानी मेमोरी, ये भी कहाँ है? दिमाग में है, बाहर हाथों में तो घूम नहीं रही है। रीजनिंग यानी तर्क करना, किसी समस्या का समाधान करना, समस्या समाधान करना भी दिमाग से ही होगा ना भाई। बेशक आप बाहर हाथों से करें लेकिन सॉल्यूशन तो दिमाग से ही आया है ना, वो गवर्न तो दिमाग से ही है, वो रूल तो दिमाग से ही होगा, सब पे लागू होगा। प्रीति, ये जो नियम आया है ना सीटेट और टेट वाला, ये देश भर में जितने भी टेट होते हैं इंक्लूडिंग सीटेट, सब पे लागू होगा 2011 से अब तक। अगर आपने कभी भी सीटेट या कोई भी टेट क्लियर किया है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो नए सर्टिफिकेट्स आपके लिए फ्रेश बनेंगे या इन्हीं को लागू किया जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझा दीदी एक बार, ठीक है? जो लोग नए जुड़े उनको टाइम लगेगा। अगर हम बात करें कॉग्निशन क्या है, संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, इस पे फोकस कीजिएगा, मेंटल प्रोसेस, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम दिमाग का या मानसिक क्षमताओं का, मानसिक क्षमताएं कौन सी हैं? सोचना, समझना यानी थिंकिंग, नोइंग, रीजनिंग यानी तर्क करना, इसके अलावा परसेप्शन, इसके अलावा रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना, मेमोरी हो गई, इसके अलावा रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिकॉग्नाइजिंग, ये सारी चीजें, इन सभी मेंटल प्रक्रियाओं के द्वारा हम नॉलेज को एक्वायर करने की जो प्रक्रिया बनती है कंप्लीट, उसको कॉग्निशन कह रहे हैं। कॉग्निशन एक वो मानसिक प्रक्रिया है या क्षमता है जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं? नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ऑब्वियसली एक जटिल प्रक्रिया है, या इसको आप सिर्फ एक प्रक्रिया ही नहीं कह सकते, ये बेसिकली अपने आप में एक क्षेत्र ही है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसे आपने डेवलपमेंट के या विकास के प्रकार में समझा होगा, एक प्रकार है संज्ञानात्मक विकास। आपकी इंटेलिजेंस भी इसी में आता है, बुद्धि का विकास भी। ठीक है, आपका इंटेलिजेंस हो गया, आपकी जितनी भी दिमागी चीजें हैं, लैंग्वेज हो गई, सब यहाँ आ जाएंगे संज्ञानात्मक में। फिजिकल में क्या आएगा? आपके शरीर का विकास, आपका भागना दौड़ना, फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, फिर आता है सामाजिक विकास, उससे जुड़ा हुआ होता है इमोशनल डेवलपमेंट। ये 4 मेन प्रकार हैं। ठीक है जी, बात इतनी। अगर नोट्स में भी उत्तर मिल जाएंगे आपको तो फिर आप क्या करेंगे हैं? फिर सेशन देख करके आपने क्या समझा ये कैसे पता लगेगा? बता दीजिए अंजलि। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सामवेगिक बुद्धि। क्या चीज? सामवेगिक बुद्धि। अभी हमने कॉग्निशन की बात की और इमोशन की बात मैंने आपको बताई। इमोशंस वो भावना या वो एनर्जी है जो हमारी लाइफ को बहुत हद तक गवर्न करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि भाई फियर एक इमोशन है। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो तीन प्रकार जो मेनली 3 टाइप्स हैं। जेबी वॉटसन यानी जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जिनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, यानी व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। इन बातों को बार बार याद करेंगे तब जाकर के दिमाग में टिकेंगी ये, क्योंकि हमने बचपन से ये ABCD की तरह नहीं पढ़े जो एक बार में याद हो जाएंगे। ठीक है ना बात? बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखो मनीषा, एक एक पॉइंट को अपने नोट्स में। दिमाग का इस्तेमाल करो अच्छे से, तभी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी। देखिए, अगर मैं बात करूं तो जेबी वॉटसन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस दिए हैं। कितने? 3 टाइप, 3 प्रकार दिए हैं। किसके? इमोशंस के, यानी संवेगों के 3 प्रकार। 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस गिवन बाय थॉर्नडाइक। वो 3 प्रकार कौन से हैं? FAL, फॉल से आप याद रख सकते हैं अगर चाहें तो। फॉल का मतलब होता है गिरना। ठीक है, FAL। ठीक, देखिए क्या है FAL। याद आ रहा होगा किसी को, सीटेट में कभी पढ़ा हो तो। जिन्हें जिन्हें याद आ रहा है वो बता दो। 1-1 रुपया का इनाम आपको हम भिजवाएंगे वर्चुअली। हाँ वही टॉपिक है यादव। अगर आपने सीटेट में पढ़ा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको याद भी है तो। बिल्कुल, फियर पहला है। फियर
एंगर और इमोशन, वो इमोशन बोल रही हूँ, लव, फियर, एंगर और लव, ठीक है बात। एफ फॉर फियर, फियर मतलब भय, एंगर मतलब क्रोध, गुस्सा जिसको हम कह देते हैं आम भाषा में, और थर्ड है आपका प्रेम यानी लव, ठीक। ज्यादातर हमारे जो एक्शंस हैं या तो वो फियर से ड्रिवन होते हैं या लव से ड्रिवन होते हैं। जनरली अगर आप देखेंगे गुस्सा भी उसमें जो है एक रीजन है, बट गुस्से से ज्यादा देर तक हम कोई काम नहीं कर पाते। फियर और लव बहुत ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं। क्या रेट बढ़ाते हैं भाई, किस चीज का रेट बढ़ाते हैं? क्योंकि भय, या तो आप कोई काम भय से करते हैं कि भाई डंडा पड़ेगा इसलिए फटाफट से कर लो, यार अगर नौकरी लगी तो क्या करेंगे, ये भय है। या फिर आप आउट ऑफ लव करते हैं कि भाई मुझे पसंद है ये चीज करना, ठीक। क्लियर है बात? तो तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है बाय बर्थ है, जन्म से हमारे अंदर ये तीन इमोशन होते हैं, फियर, एंगर और लव, ठीक। एक छोटा बच्चा है, आप उसको ऊपर उछालते हैं, उसको डर लगता है, आपको पता भी लगती है ये चीज, ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है अंजलि, मैं आगे से कोशिश करूंगी आपके आंसर्स भी मार्क करा दिए जाएं। एंगर की अगर हम बात करें, क्रोध, जब आप वीडियो देखते हैं तो पता लगेगा ना आपको सही कौन सा है। जन्मजात हैं ये तीन, बाय बर्थ हैं ये तीन इमोशंस, बाय बर्थ हैं ह्यूमंस में। ऐसा कौन कह रहा है? जेबी वॉटसन कह रहे हैं, ठीक, बाय बर्थ। अगर हम बात करें फियर क्या है? भय, बच्चे को छाल रहे हैं आप, उसको डर लग रहा है बचपन से, जन्म से ही। एंगर की अगर हम बात करें, गुस्सा, आप गुस्से से आंखें भी दिखा दीजिए, चिल्ला दीजिए, बच्चे को डर लगता है, ठीक। लव, उसको कितना अच्छा लग रहा है जब आप उसको ऐसे हिला करके प्यार कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे अंदर, ये तीनों इमोशंस जन्म से हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग कहते हैं इमोशंस बाद में आते हैं, ये होता है, बट मेन ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है जेबी वॉटसन का, ये महत्वपूर्ण है। ये तीन तो आप एटलीस्ट दिमाग में रखिएगा। 122 नंबर आए थे प्रियंका की, बहुत बढ़िया। प्रीति कह रही है 1 रुपया भेजिए। वर्चुअली कहा था, वर्चुअली ये ले लीजिए यहाँ पे, ₹1, ठीक है, ₹1। क्लियर है? 1 रुपया आपके सामने। अच्छा अंजलि कोई बात नहीं, फिर से हम लगवा करके दे देंगे, बिल्कुल। तो आउट ऑफ लव कई लोग तैयारी कर रहे होंगे कि भाई मुझे सब कुछ आना चाहिए पेपर में एकदम। 128 आए शाम के, खतरनाक नंबर लेकर के आए भाई आप लोग। फिर है एंगर, क्रोध, या फिर लव यानी प्रेम, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, इतनी बात क्लियर है सभी को। इमोशंस की हमने बात की। इमोशंस को अगर आप मैनेज कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप दुनिया बदल सकते हैं अपनी, एटलीस्ट, ठीक। कई लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपने काम कहाँ किया उस चीज पे? अगर आप काम करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें शांत हो जाती है। मुझे भी आता था काफी पहले, अभी भी आता था कभी कभी तो, बट बहुत हद तक एक वो ठहराव आप में आएगा अगर आप फोकस करेंगे तो उस चीज पे, ठीक है। तो इमोशंस को अगर आप जिस तरीके से कंट्रोल, मैनेज या क्या कहें अडेप्ट करते हैं, उस हिसाब से ये आपकी तरफ आपको गाइड करते हैं, आपकी अच्छाई के लिए भी, आपकी बुराई के लिए भी। जैसे कहा जाता है ना भाई, आप कोई टूल है, एक तरह से इमोशन क्या है? एक टूल है। एक मिनट, एक टूल को आप, एक यंत्र को आप, जैसे पेन ही है, या तो मैं इससे अपनी आंख फोड़ लूं या फिर मैं इससे लिख करके आपको एक अच्छा सा समझा दूं, आपका पेपर क्लियर हो जाए। मतलब आप विनाश भी कर सकते हैं और आप टूल से या यंत्र से कुछ अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी ही हालत है इमोशंस की, ये आपको आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कितना अच्छा कंट्रोल है, मैनेजमेंट है इनके ऊपर, अडेप्टेशन है इनके ऊपर। मेडिटेशन से हो सकता है। आप अगर इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपको जब गुस्सा आया तो क्या रीजन था, मतलब किस वजह से आप चिड़चिड़े हुए रहते हैं, क्या रीजन है, अगर सॉल्यूशन क्या है, जड़ क्या है। कई बार तो आपको पता ही नहीं होता आपको गुस्सा आ क्यों रहा है। बहुत बढ़िया यादव, गुस्सा आ क्यों रहा है ये नहीं पता होता, तो आप मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, अवेयर होने की जरूरत पड़ती है इमोशंस के प्रति। ये बहुत ही अच्छी लाइन है किसकी? एरिस्टोटल की, अरस्तु की। एक फिलोसोफर, दार्शनिक रहे हैं अरस्तु, ठीक। तो अरस्तु कहते हैं महिलाओं के प्रति इनके बहुत अच्छे विचार तो नहीं थे, बट ठीक है। इनका एक तो ऐसा लॉजिक है कि महिलाओं में बुद्धि कम होती है क्योंकि उनमें दांत कम होते हैं। बाद के लोग तो इस बात पे हंसे ही हैं शुरुआत में, या उस समय तो किसी की हिम्मत हुई नहीं होगी ये बात के अगेंस्ट बोलने की, ठीक है। तो बट ठीक है, हमें हर इंसान में पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, और हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। जहां से सीखने का समय मिले, जहां से सीखने को मिले, वहां से सीख लेना चाहिए। कोई गाना गा रहा है, या तो बर्बाद कर दो या आबाद कर दो। बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है मेरे 32 हैं, बहुत बढ़िया। बढ़ा मत लेना, कहीं लगवा लो कहीं जाके, ये रीजन नहीं होता इंटेलिजेंस का कि दांत कम है। तो हम इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे, बहुत सारी चीजें उन्होंने की है। सामयिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक बुक आती है इमोशनल इंटेलिजेंस के, वैसे सेल्वॉय ही नाम था, सेलोवे एंड मेयर नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस दिया है। टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस, सामयिक बुद्धि। फर्स्ट टाइम इस टर्म का जो यूज किया, ये जो टर्म है इसका यूज फर्स्ट टाइम किया सेलोवे, स्पेलिंग गलत हो तो ठीक कर लेना, एंड मेयर। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका पहली बार इस्तेमाल किया, ठीक है। सेलोवे एंड मेयर, बिल्कुल। वो मैं कल बताऊंगी, ह्यूमर वाला नाम जो लोग पूछ रहे हैं ना। हाँ, चाणक्य के भी अजीब से विचार थे महिलाओं को लेकर। कुछ लोग, समय ऐसे बदलता है ना, यही तो खास बात है ना कि आपको आंख बंद करके दुनिया में किसी को भी फॉलो नहीं करना, दुनिया में किसी को भी नहीं, एक इंसान को भी नहीं आंख बंद करके, ठीक है। सब ने, कोई किताब हो, दुनिया की कोई प्रसिद्ध बात हो, कोई फैक्ट ही क्यों ना हो, सब ने अपने अनुभव के अनुसार चीजें कही हैं। जिसके जो चीज एक्सपीरियंस में है उसने वो चीज कही है, या जो चीज हम मानते हैं उसके प्रति हम क्या ढूंढते हैं? सबूत ढूंढते हैं, हम साक्ष्य इकट्ठा करते हैं कि अच्छा, सुबह उठने वाले लोग सारे अच्छे होते हैं, तो एक इंसान करेगा 100 लोगों का डेटा लाएगा और दिखाएगा सबसे अच्छे होते हैं लोग, ठीक।
अगर आप ढूंढने जाएं तो एक्सेप्शंस भी हैं दुनिया में, और ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो उस चीज के ऑपोजिट होंगे। नहीं वानी, उन्होंने नहीं दिया। तो बेटर ये है, हाँ मुझे भी मत करो, बेटर ये है कि आप अपने अनुभव के अनुसार अपने लिए, आपके लिए क्या चीज काम करती है वो ढूंढो, है ना। तो अगर हम बात करें, देखो एक होता है प्रेम कि मतलब आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, आप उसको रिस्पेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है आप उसको डिसरिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपके उसके विचार अलग हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर विचारों का मतभेद है तो उसको मनभेद बनाने की जरूरत नहीं होती। उसमें जरूरी नहीं हम सर पटक पटक के ये कहें नहीं आपने ऐसा कह दिया, आप तो आज से मेरी मम्मी ही नहीं हो क्योंकि आप ऐसा मानती हो, और वो मान सकती हैं, आप खुद दूसरी चीज मान सकते हो। दो लोग अलग नहीं मान सकते क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है। या और लव या आउट ऑफ लव आप क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं चीजों को। भाई आपको पता है आपका कोई फ्रेंड है, मदर है, या फैमिली में कोई मेंबर है, आपको पता है उसके इस बात पे विचार मिलते नहीं है, या आपको बिल्कुल नहीं पसंद उसकी कोई आदत, बट क्या आपको इंसान से नफरत है? नहीं, आपको तो पसंद है वो इंसान। तो या तो फिर ऐसे भक्त बनिए कि आपको वो जो प्यार है वो एज इट इज रहे, बट आप कुछ अलग मान सकते हैं। इस बात में हमेशा खड़े रहिए। जरूरी नहीं कोई आपसे बड़ा है, आपसे अलग सोचता है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छी पोजीशन पे है तो आप मान लेंगे। इट्स बेटर कि आप सोचे समझे, अगर सही लगे तो माने, नहीं तो नहीं। ठीक, खैर टर्म की अगर हम बात करें, सेलोवे एंड मेयर, सेलोवे एंड मेयर ने इसको पहली बार दिया। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक बुक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी सामवेगिक बुद्धि नाम की एक किताब है। आपने देखी भी होगी, छोटी सी एक बुक आती है, मेरे पास भी रखी हुई है कई सालों से। ठीक है, ये जो बुक है इसको लिखा है डेनियल गोलमैन ने, डेनियल जी गोलमैन आई थिंक पूरा नाम है इनका, डेनियल गोलमैन, नाम है गोलमैन, ठीक, गोलमाल नहीं है, गोलमैन है, डेनियल गोलमैन। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की जो बुक है उसको लिखा है डेनियल गोलमैन ने, और इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम भी किया है किसने? डेनियल गोलमैन ने। बट सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट डेनियल गोलमैन के द्वारा ना देकर के सेल्वे एंड मेयर के द्वारा दी गई थी। कमलेश आजकल मैं थोड़ा सा दे रही हूँ ध्यान। ठीक, अगर हम बात करें तो इवन जो डेनियल गोलमैन है वो कह रहे हैं कि जो इमोशनल कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट यानी जो आपकी सामवेगिक लाभदांक है, जैसे आपका आईक्यू होता है ना जो आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट को मेजर करेगा, उस आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईक्यू। मान लीजिए आप बहुत हाई आईक्यू वाले व्यक्ति हैं, आपका दिमाग अच्छे लेवल पे चलता है, आपने पता नहीं क्या क्या कर लिया है ना, आप अच्छे नंबर लाए हमेशा, आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आप में ईक्यू नहीं है। मतलब क्या हुआ कंचन इस बात का? आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते। आप जहां भावुक नहीं होना होता वहां भी हो जाते हैं, जहां होना होता है वहां नहीं हो पाते हैं। मतलब आप खुल के जी ही नहीं पा रहे एक तरीके से। तो इन्होंने आईक्यू से भी ज्यादा, कि आईक्यू कम है तो चल जाएगा दुनिया में, लेकिन ईक्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी दुनिया तो इमोशंस पे चल रही है ना। अगर देखा जाए एक तरह से लोग वोट देते हैं तो इमोशंस पे देने चले जाते हैं। तो मतलब आप, क्योंकि हम सब ह्यूमंस है ना, तो इमोशंस तो सब में है, और लोग कमजोर नस पकड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं जो कि इमोशंस होते हैं। ठीक, तो इमोशंस की अगर हम बात करें तो आईक्यू, सॉरी, ईक्यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू, ऐसा कह रहे हैं बहुत सारे लोग, ऐसा मानते हैं। उसमें लिखा भी है बुक के बाहर ही बिल्कुल। ठीक, जैसे आईक्यू निकाला जाता है ऐसे इमोशनल कोशेंट भी होता है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इट एग्जिस्ट्स। ठीक है बात, तो ये क्लियर बात हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस की। अब एक बहुत ही प्यारी लाइन कही है अरिस्टो ने, अरिस्टोटल ने ये पूरा स्टेटमेंट दिया, अगर आप देख पा रहे हैं तो। सरल बुद्धि क्या होता है दयाल पूछ रहे हैं, अभी इंटेलिजेंस का टॉपिक आएगा, लाइफ स्किल के बाद इंटेलिजेंस का टॉपिक आएगा, तब जानेंगे। परेशान क्यों हो रहे हो? अभी चलने तो दो कोर्स को। अनुपम कर सकते हो, एक बार देखो उसमें, मैं पूरा कमेंट नहीं पढ़ पाई हूँ आपका, कि जो नोटिस है इनका, नोटिफिकेशन है, उसमें एक्जैक्टली क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के बारे में बात हुई है। देखिए, अगर हम बात करें एनीवन कैन बिकम एंग्री, अरस्तु कह रहे हैं कोई भी क्रोध कर सकता है, गुस्सा हो सकता है, गुस्सा किसी को भी आ सकता है, गुस्सा कोई भी कर सकता है। दैट इज ईजी, ये एक आसान सी बात है कि गुस्सा कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज है बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, यानी नाराज होना, गुस्सा होना किससे? सही व्यक्ति के साथ, टू द राइट डिग्री, सही मात्रा में कि कितना नाराज होना है, एट द राइट टाइम, सही समय पे। भाई आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अब आप कहीं कोई साइड से आपका शीशा उड़ा गया गाड़ी का, या हल्का सा कहीं लग गई कुछ, तो आप उससे लड़ेंगे या चुपचाप से निकल जाएंगे? क्योंकि ये सही समय नहीं है गुस्से का, है। हर चीज का एक समय होता है, जवाब देने का भी एक समय है, फॉर दी राइट पर्पस। उद्देश्य भी तो सही हो कि बेवजह ही हर जगह दीवारों से सर मारते रहेंगे। ठीक है बात, एंड इन द राइट वे, सही तरीके से, दैट इज नॉट इजी। यानी नाराज होना आसान बात है, कोई भी नाराज हो सकता है, लेकिन सही व्यक्ति के साथ। भाई एक व्यक्ति जिससे आपका, जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके गुस्सा होने से, वो आपका कुछ लगता नहीं है, क्यों होंगे आप नाराज? क्या पॉइंट है उसका? तो सही व्यक्ति के साथ, सही मात्रा में। ऐसा नहीं है इतनी सी बात थी, गुस्सा इतना करना था, आपने इतना कर दिया बेवजह, तो पॉइंट आपकी बात का एक दिन के बाद आपकी जो गुस्सा है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो लोग अपने छोटे बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं, वो फिर बच्चों के लिए नॉर्मल हो जाता है कि यार मम्मी का तो हमारी काम ही चिल्लाना है। तो आपको पता होना चाहिए गुस्सा कर रहे हैं तो कितना, किस मात्रा में कर रहे हैं, एट द राइट टाइम, सही समय पे नाराज होना, फॉर दी राइट पर्पस, यानी सही उद्देश्य के लिए नाराज होना। भाई कई बार आपको नाराज होना पड़ेगा ना, जैसे अगर कोई बात है, जैसे वो थप्पड़ मूवी है, तो वो सही पर्पस सही है ना उसका नाराज होने का, एंड इन दी राइट वे, मतलब सही वे में नाराज होना। अब ऐसा तो नहीं किया ना उसने थप्पड़ मूवी में कि उस डंडे बजा दिए हों उसमें, या बदले ले लिए हों कि सबके सामने थप्पड़ मारा था तो ऐसे कर देंगे। वे राइट है कि भाई अलग हो जाते हैं। बोला जाता है ना कुत्ता अगर काट ले तो वापस थोड़ी काटते हैं, तो तरीका आपका सही होना चाहिए नाराज होने का, दैट इज नॉट इजी। जिसमें ये सारी चीजें होंगी, जो सही समय पे, सही पर्पस के साथ, सही डिग्री में, सही मात्रा में नाराज हो पाएगा, वो इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाएगा। ये कहना चाहते हैं अरस्तु। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? नहीं भाई, ईक्यू कुछ नहीं है, आपका इमोशंस पे कितना कंट्रोल है, कितनी मात्रा में आप मैनेज करना जानते हैं, यही है। कोई कह रहा है आप कितनी मूवी देखी है, सेम मूवी का 4 जगह पे यूज कर लिया,
देखो आगे बढ़ते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? एक तरीके से अपने इमोशंस के प्रति, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है एक तरीके से, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर हम विशेषताओं पे जाएं तो हम कह सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर विशेषताओं पे जाएं, एजुकेशनल साइकोलॉजी पेडागोजी है ये, जिनको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट कौन सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, पहली बार आए हैं क्या आज कक्षा में? इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। इमोशंस के प्रति आप कितने अवेयर हैं, यानी अवेयरनेस टुवर्ड्स योर इमोशंस, ये कीवर्ड्स लिख रही हूं मैं, अवेयरनेस, मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशंस, आप कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपने इमोशंस को, या हम कह सकते हैं कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। ठीक है बात, कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, ये तीन चीजें तो स्पेशली इसी में आएंगी। अच्छा जी, कोई बात नहीं ज्योति, अच्छा लगा पाए बाहर आई। हाँ बिल्कुल प्रज्ञा, बिल्कुल अवेयरनेस यानी इमोशनल अवेयरनेस। हाँ कुछ लोग बेवजह नाराज हो जाते हैं, ये बात सही है, और मैं तो कोशिश करती हूँ सपोर्ट करने की। अब इस बात से मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, मेरे एक सर हैं दीपक कुमार शर्मा, तो उनके इंस्टीट्यूट में मैं मतलब हम लोग जाते थे, अच्छा खासा मैंने उनसे काफी कुछ सीखा भी और बातचीत होती थी। ही इज वेरी नॉलेजेबल, मतलब एक्सट्रीम। तो वहाँ पे मैं कुछ टाइम डिस्कशन भी कर रही थी, 2-3 महीने आई थिंक मैंने ऑफलाइन में डिस्कशन किया था, यहीं घर के पास ही है। तो एक दिन एक लड़की आती है और वो कहती है, मतलब उन्होंने मेरे को देखा और शी स्टार्टेड क्राइंग ऑलमोस्ट। पहले तो गुस्से में ये कहा, आपने बताया नहीं आप यहीं रहते हो दुर्गापुरी और फलाना ढिमकाना, ये वो मैंने आप सबको बता दिया मैं कहाँ रहती हूँ, खैर कोई बात नहीं। तो वो एकदम ऐसे गुस्सा करने लग गई जैसे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटूं कि मैं कहाँ रहती हूँ, मतलब मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है और मेरा कोई अपना कुछ नहीं है, मतलब पर्सनल। मैं ऑनलाइन ये बताऊँ कोई किसी ने कि मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि आप कहाँ रहते हो और आपने बताया नहीं, जबकि मैंने कमेंट देखा भी नहीं। ऑब्वियसली इतने सारे कमेंट्स आते हैं, कैसे देखूंगी, और देखती भी तब भी ये थोड़ी बता देती कि मैं दुर्गापुरी रहती हूँ। बट किसी ना किसी एक एस्पेक्ट में मतलब मैंने कई बार बता दिया भाई नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ, इस तरीके से। तो अगर हम बात करें ये राज ही रहेगा, इस बैच के अलावा कोई कहीं नहीं बात करेगा इस बारे में, है ना। हाँ तो वो पूरा, और फिर थोड़ी देर में फूट के रोना भी शुरू कर दिया उन्होंने, तो कि सर काश मैं यहाँ पहले आ गई होती तो मेरा क्लियर हो गया होता, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कुछ। अब वो इमोशनली नहीं स्टेबल फील कर रही होंगी तो मैंने कुछ नहीं कहा ऑब्वियसली, आप मतलब मैं क्यों ही कहूंगी, मतलब एक मेरे साथ ये थोड़ा है भी कि रेयर ही मुझे गुस्सा आता है, स्पेशली जो लोग बाहर की दुनिया में अगर मैं बात करूं, मैं गुस्सा बहुत कम लोगों से हो पाती हूँ जो मेरे बिल्कुल ही क्लोज हैं, या फिर कोई इस तरह की बात करे जो बिल्कुल ही बेवजह की है, या कोई झूठ पे मुझे काफी गुस्सा आता है, कोई ये कह देगा आप झूठ बोल रहे हो, मुझे बड़ा बुरा लगता है क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ। तो उस केस में कुछ नहीं, मैंने फिर कुछ कहा नहीं, उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, नॉर्मल मैंने एक दो शब्द कह के छोड़ दिया, फिर सर ने बहुत देर तक समझाया। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका इमोशनल बैलेंस हिला हुआ है, और ऐसा हम कभी ना कभी अपने जीवन में क्या करते हैं, फील करते हैं, या इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, कमजोर फील करते हैं। बट ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ भी हो सकता है, देखो उनका प्यार हो सकता है, या उनको वो इंस्टीट्यूट का पता लगाना था, या व्हाटएवर इट इज, तो जो भी है। बट हम ये कह सकते हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट उन्होंने बिहेव नहीं किया उस सिचुएशन में, है ना। तो ये एक बात हो सकती है। अब कई बार इमोशंस पे हम कंट्रोल खो देते हैं, या उनके प्रति अवेयर नहीं होते, या हम दूसरी साइड नहीं देख पाते कि सामने वाले की भी कोई गलती नहीं है, डील नहीं कर पाते इमोशन से एग्जैक्टली। तो ये ऑब्वियस है, हम सबके साथ कभी ना कभी होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति खराब है या इस तरीके की बातें, या उनमें मैं कुछ कमी बता रही हूँ, बट दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। कई बार हम अपने इमोशंस के प्रति अवेयर नहीं है, उनको मैनेज करना नहीं जानते, उनको कंट्रोल करना नहीं जानते, या सिचुएशंस में इधर उधर हो जाती हैं चीजें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ जैसे मूवी देख के कई लोग रोने लगते हैं, बट ठीक है यार, तो इमोशंस तो होना जरूरी भी है, नहीं इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, दुर्गापुरी बड़ी है काफी, ज्यादा खुश मत हो, मैंने बताया नहीं है कौन से वाली में रहती हूँ। देखो एक बार आगे बढ़ो, थियरीज ऑफ इमोशंस, यानी संवेगों के कुछ सिद्धांत भी हैं, इमोशंस की कुछ थियरीज भी हैं। हाँ वो नॉर्मल बात है, मतलब आप किसी का दुख फील करो तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है भाई, किसी के दुख में दुखी होना और किसी की खुशी में खुश हो जाना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मतलब बहुत अच्छाई की बात है कि आप उतना इमोशन फील कर पा रहे हैं। पत्थर थोड़ी हो जाना है आपको कि आप इमोशंस फील ही ना कर पाए। अगर आपको किसी के दुख में, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको बिल्कुल बुरा लगता होगा, उसमें भी अगर आपको अंदर से ये फील नहीं होता कि मतलब सामने वाले को पेन हो रहा है, तब भी हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप अच्छे इंसान हुए, है ना। खैर ये तीन कुछ मेन थियरीज हैं, बहुत आसान है, देखिए एक बार, बहुत ही बढ़िया हल्का। कोई क्या मैं हिमांशी के घर जाना है, कोई भी बता देगा, नहीं बताएगा, मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि बताना। तो देखो एक बार अगर हम बात करें, अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे भाई, मीटअप्स में मिलते तो हैं। देखो जेम्स लैंग की थियरी, ये दो लोग हैं, विलियम जेम्स और आई थिंक लैंग का मेरे को एग्जैक्ट फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा, बट ये दो लोग हैं, जेम्स और लैंग, इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी है इमोशंस की। ये कहते हैं फिजिकल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट इमोशंस, यानी जो शारीरिक प्रतिक्रिया है वो क्या करती है, बढ़ावा देती है आपके संवेगों को। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसमें डिटेल में कुछ है नहीं आपके लिए थियरी में, ये इतनी ही काम की है। ठीक जी हाँ चल, अगर हम बात करें फिजिकल रिस्पांस की, तो फिजिकल रिस्पांस स्टिमुलेट इमोशंस, इसको यूट्यूब पे मत डालना बस कृपा करके, नहीं तो बंद हटवानी पड़ेगी वो वीडियो, तो कोई भी जो लोग यहाँ से क्लिप उठा के यूट्यूब पे डालते हैं वो मत डालना बस, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल चीजें हो जाएंगी ना, प्राइवेसी इशू हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें फिजिकल रिस्पांस की, तो फिजिकल रिस्पांस स्टिमुलेट इमोशंस, बिल्कुल सुशील धन्यवाद। फिजिकल रिस्पांस यानी समझ लेते हैं, जेम्स लैंग की थियरी पे बात कर लेते हैं। जेम्स लैंग, ये तो क्लियर दिख रहा है ना यहाँ से, हाँ कार्ल लैंग, एग्जैक्टली कार्ल लैंग और विलियम जेम्स, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया।
तो हम थियरी किसकी पढ़ रहे हैं? इमोशंस की। उसमें पहली थियरी हम पढ़ रहे हैं जेम्स लैंग की थियरी, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग, जेम्स लैंग थियरी, जो ये कहती है कि जो शारीरिक रिस्पॉन्स है, जो फिजिकल रिस्पॉन्स है, फिजिकल रिस्पॉन्स है, वो क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करता है किसको? इमोशंस को। यानी पहले हम अपने शरीर में शारीरिक रूप से कोई चीज प्रतिक्रिया देते हैं किसी चीज की, उसके बाद हमें वो शारीरिक प्रतिक्रिया लिख लो, ये जो शारीरिक प्रतिक्रिया है, भाई डीट प्लस बी वाले या जो पेडागोजी स्पेशल बैच वाले हैं वो तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते। पेपर में आने को बहुत कम क्वेश्चन आए और आने को कई आ जाए। ये हालत है स्पेशली डीट प्लस बी जैसे एग्जाम की, आजकल के पेडागोजी के एग्जाम्स की, स्पेशली डीट प्लस बी की, कि इनका सिलेबस कोई फिक्स होता ही नहीं है। शारीरिक प्रतिक्रिया से उत्तेजित होते हैं, इसलिए आप छोड़ किसी चीज को नहीं सकते। आने को जितने आपने टॉपिक पढ़े हो सकता है उसमें से 20-25 टॉपिक में से आ जाए इस बार में। बिल्कुल कमलेश। संवेग, ठीक है बात। अगर हम बात करें शारीरिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स, शारीरिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स की यदि हम बात करें, क्या करता है? उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है आपके संवेगों को। शारीरिक प्रतिक्रिया कैसे हुई? आप दौड़ लगा रहे थे, आप क्या लगा रहे थे? दौड़ लगा रहे थे, है ना? दौड़ भी नहीं लगा रहे थे, ये छोड़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पीछे कुत्ता भौंका या दौड़ा आपके पीछे, जंगली कुत्ता एकदम, आपकी धड़कन तेज हो गई, पसीने आने लग गए। इस शारीरिक प्रतिक्रिया से आपके अंदर एक इमोशन उत्तेजित होगा, आपको पता चलेगा कि आप डर गए हैं, फियर। ऐसा जेम्स लैंग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि फिजिकल रिस्पॉन्स से, यानी शारीरिक जो प्रतिक्रिया आई है, मे बी स्वेटिंग हो सकती है, यानी पसीना आना, या आपकी धड़कन का तेज होना, जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई आपकी, स्वेटिंग हो सकती है, जिससे आपने ये माना, एक स्टिमुलेट हुआ एक इमोशन कि आपको डर लगा है, ठीक है बात। ये कह रहे हैं जेम्स लैंग के पहले फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा, उससे इमोशन जनरेट होगा कि आप कौन सा इमोशन फील कर रहे हैं, ये आपकी शारीरिक गतिविधि से फील हो पता लगेगा, ठीक है? मतलब ये कह रहे हैं कि पहले मैं मुस्कुराऊं तब पता लगे कि मैं खुश हूं, ठीक। दूसरा एक और थियरी है इसमें, सेकंड थियरी, इसका जस्ट ऑपोजिट है। कैनन और बार्ड अगेन दो लोग हैं। कैनन कहते हैं इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स, इन्होंने जस्ट ऑपोजिट कह दिया कैनन बार्ड ने, कि जो अगर आप इमोशनली जो फील कर रहे हैं, बहुत बड़े सतीश, आप इमोशनली जैसा फील कर रहे हैं उससे फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा। मतलब आपने कुत्ते को देख करके, कुत्ते के भौंकने को देख करके आपने फील किया डर, और फिर आपने भागना शुरू कर दिया। पहले आपने डर फील किया, यानी इमोशन पहले फील किया, फिजिकल रिस्पॉन्स बाद में आया, ठीक है? ऐसा थोड़ी हर कोई भागना शुरू कर देगा, धड़कन तेज हो जाएगी सबकी, ठीक? तो इमोशंस से फिजिकल रिस्पॉन्स आता है। फिर है शेस्टर सिंगर, ये भी दो लोग हैं, शेस्टर और सिंगर। गाने वाला सिंगर नहीं है, व्यक्ति का नाम है सिंगर, ठीक है बात। बहुत बड़े सतीश। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस, यानी आप जो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, आपने क्या समझा, आपकी क्या स्टोरी है किसी चीज के पीछे। भाई आप सेम मूवी देखते हैं, सेम गाना सुनते हैं, फिर भी दो लोगों की इंटरप्रिटेशन अलग होती है, अलग अलग लोगों की इंटरप्रिटेशन, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो अलग होती है। कैसे? जी अलगा, स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है ना, आपने खुद को स्टोरी क्या सुनाई है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस यानी मान लीजिए आपने देखा कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज है, पसीने आ रहे हैं, ठीक? आपने क्या किया? खुद को इंटरप्रेट किया, खुद को एक्सप्लेन किया कि जो आपको पसीने और हार्ट बीट तेज है वो किस लिए है, क्योंकि आप अभी दौड़ के आए हैं, इसलिए हो रही है। जरूरी थोड़ी डर ही लग रहा हो, ठीक? तो सिंपल बात है कि जैसे आप इंटरप्रेट करेंगे इमोशंस को, वैसे चीजें होंगी। क्लियर है बात? आपके साथ कोई घटना घट गई, आपने इंटरप्रेट क्या किया कि कोई बात नहीं यार, दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं होते, कोई बात नहीं, मेरे कुछ पैसे चोरी हो गए या मेरे साथ कुछ गलत हो गया, तो अब हर तरह के लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वैसा बन जाऊं या वैसी बन जाऊं। ये क्या है? इंटरप्रिटेशन है आपके इमोशंस की। तो आपके इमोशंस भी वैसे ही काम करेंगे, ठीक है? आपके इमोशंस भी वैसे ही काम करेंगे। और अगर आप नेगेटिव इंटरप्रेट करते हैं, नेगेटिवली किसी एक चीज को, किसी एक एक्सपीरियंस को, तो आपके इमोशंस वैसे हो जाएंगे कि भाई पेपर क्यों नहीं होगा क्लियर, जब इंसान ही तो पेपर क्लियर करते हैं ना। ऐसा तो नहीं ऊपर से भगवान के कुछ और लोग आते हैं, उनके एग्जाम क्लियर होते हैं, उनकी नौकरी लगती है ना। जैसे अब मुझे हंसी आ जाएगी, छोड़ो पता नहीं कैसा होगा बताना। जैसे आज मेरी मम्मी कह रही थी कि तू यूपीएससी की तैयारी कर ले, और किसी बात पे उनको किसी ने भी कहा भी होगा, और उसमें तो वो मैंने कहा मुझे नहीं करनी, तो वो कहती नहीं, हाँ कुछ बात कह रही थी, नौकरी तो तेरी लगेगी या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो फलाने ने बताया था, हालांकि वो उतनी ज्यादा दज्ञानुसी है नहीं कि वो बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ ज्योतिषियों की बातों में, बट फिर भी एक मतलब उनको एक आध चीज आपकी सच हो जाए तो आपको लग जाता है, तो कि नौकरी तो तेरी लगेगी क्योंकि सरकारी नौकरी तो है मतलब तेरे हाथ में यार, समथिंग लाइक दैट। मुझे हंसी आ गई बहुत तेज। तो उस केस में कि मतलब उसका भी, मतलब मेरी जो सिस्टर है, हमारी फैमिली में सबका गवर्नमेंट का काम है, और ज्यादा लोगों की लगी भी हुई है, ऑब्वियसली जब मेहनत करता है इंसान सही दिशा में तो लगी जाती है। तो मैंने कहा जिनके नहीं भी होता होगा ना हाथ में कि नौकरी नहीं लगेगी, वो भी अगर सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करें सही समय तक, तो उनकी भी लग जाएगी, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। हाँ अब उनका ये हो गया कि टीचिंग तो नहीं, बट यूपीएससी करते तैयारी फलाने की करते हैं, मतलब उनको सिक्योरिटी का, क्योंकि उन्होंने खुद जीवन भर, उनके 6 भाई गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो मेरे सारे चाचा हैं, पापा खुद वो गवर्नमेंट जॉब में, तो उनको गवर्नमेंट जॉब थोड़ी सिक्योर लगती है, तो यही एक बात है। खैर देखो एक बार,
हाँ मतलब ये कह रहे मॉम सही बोल रही थी, भावना कह रही है हाँ वो सही तो बोल रही थी। अब मैंने कहा छोड़ तो दी, जब ऑप्शन था तो बस ये मान लो कि मिल गई। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं कई बार। देखो एक बार ये तीनों थियरी फिर से समझ लेते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन है। मैं एग्जांपल क्या दे रही थी कि हम इंटरप्रेट करें इमोशंस को, कैसे कैसे इंटरप्रेट करें कि भाई हमें पता है भगवान तो नहीं आते, कोई अलग से एलियंस तो नहीं आते जिनका एग्जाम क्लियर होता है। नहीं, अब उनको लगता है कि भाई पढ़ाना तो यहाँ पे भी अच्छा चल रहा है, वो तो बहुत खुश हैं, टीचिंग जॉब तो उनको पसंद है। तो मतलब उनको ये लगता होगा कि मतलब जब मैं जो कर रही हूँ उस लेवल का कुछ या समथिंग लाइक दैट। नहीं तो टीचिंग तो सभी को पसंद है, टीचिंग से बढ़िया क्या ही है, वो भी दिल्ली में। तो अगर हम बात करें, अरे वत्सला बात पैसे की है ही नहीं भाई, जितना कमाया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो देखो अगर हम बात करें, बात यह है कि चलो छोड़ो इस पे बाद में आएंगे, इधर आ जाओ। अगर हम बात करें इंटरप्रिटेशन ऑफ इमोशंस की, मतलब अगर हम ये मान लें कि एलियन तो नहीं आते, एलियंस तो नहीं आते आसमान से उतर के जिनका एग्जाम क्लियर होता है, इंसानों का ही होता होगा, वही 5 सब्जेक्ट है उनके लिए भी, छठा सब्जेक्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा, सिलेबस फिक्स्ड है, अगर उसको इतने अच्छे से कर लिया जाए कि छोड़ा ही ना जाए और बिल्कुल डिसिप्लिन से मेहनत की जाए, सारे टेस्ट लगा लिए जाए और उसमें हम खुद को सच में आंक पाएं, आकलन कर पाएं, तो कैसे रुक जाएगा एग्जाम? सिंपल बात है ना, कैसे रुक जाएगा एग्जाम? तो ये क्या हुआ, इंटरप्रिटेशन हुई। जब भी आपको डर लगा उसको आपने कैसे इंटरप्रेट किया, उससे कहानी बदल जाएगी। सिंपल बात है। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? देखो 3 चीजें हैं इसमें, कोई कह रहा है नजरअंदाज मत कीजिए। हाँ मैंने उनको बोला मैं 2 साल और रुक जाओ, मैं हर 2 साल पहले उनको यही बोलती हूँ, मैंने 2 साल और रुक जाओ, तो जो भी चेंज होना होगा वो दिख जाएगा आपको। अभी मेरे पास टाइम है, अभी 23 साल की हूँ मैं, है ना भाई। मजबूरी तो तब होती ना कि जब मेरी 30 साल उम्र हो चुकी होती है और कुछ ना हुआ होता, और तब मैं यूट्यूब पे आई होती कि चलो पढ़ा लेते हैं क्योंकि कुछ और नहीं हुआ। आई हैव अपॉर्चुनिटीज, तब मैं यहाँ हूँ तो चॉइस से ही हूँ ना। देखिए अगर हम बात करें, निकलेगा रहा था, थोड़ा समय लगता है एडजस्टमेंट में, फोकस कीजिए थोड़ा धीरे धीरे। जेम्स लैंग कह रहे हैं फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशन आते हैं। मतलब फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशन आते हैं का क्या मतलब है? मैंने धड़कन का तेज होना यानी हार्ट बीट का तेज होना और पसीने फील किए, उससे मैंने इमोशंस का मतलब निकाला क्या, कि मुझे डर लग रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स। मतलब इमोशंस ब्रिंग फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, उससे फिजिकल रिस्पॉन्स आता है कि अगर मुझे डर लगा तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। ये हुआ सेकंड। ठीक है, थर्ड क्या है, इंटरप्रिटेशन। मैं कैसे इंटरप्रेट करूं कि मेरी हार्ट बीट तेज है, तो मैं इंटरप्रेट करूं कोई बात नहीं, हो सकता है अभी तेज चल के आई थी इसलिए हो गई होगी, यही ना सोच लूं सीधे कि हार्ट अटैक आने वाला है, तो इंटरप्रिटेशन। क्लियर बात है? इतनी बात क्लियर है नहीं? तो तीनों ही बातें अपनी अपनी जगह पे सही है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखें। टीचिंग का तो वो अब इसलिए भी नहीं कहती ना क्योंकि ऑप्शन मिला था और मैंने ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में उनको लगता है कि शायद टीचिंग में नहीं जाना होगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो मेरे को अदर ऑप्शंस बताती हैं कि यहाँ नहीं तो यहाँ करके। तो प्यारे होते हैं माँ बाप, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा और कौन आपके लिए कभी भी सोच सकता है किसी भी सिचुएशन में लाइफ की। बुरा थोड़ी चाहिए उनको, ऐसा थोड़ी कि आपसे दुश्मनी है, बट उनकी जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो उन्हीं के आधार पे तो बता सकते हैं ना, और गलत कहाँ होते हैं। देखिए चलिए, हाँ बिल्कुल लगवाइए यादव जी। और किसी का कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता दीजिए, किसी का कोई डाउट हो तो यहाँ तक बता दीजिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस ले जा सकते हैं अगर आपने आईटी में या कंप्यूटर साइंस में बीटेक की हुई है बिना सीटेट दिए। अच्छा धन्यवाद मत्रिका। बिल्कुल टीचिंग में ही मिली थी, मेरे पापा टीजीटी मैथ्स थे, तो उनकी सडन डेथ हुई थी ड्यूटी पे। तो देखिए बहुत बढ़िया प्रियदर्शनी। प्रतिमा कह रही हैं आप कितना कमा लेती हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है, टैक्स अच्छा दे देती हूँ बस। ये सब में कोई बहुत ज़्यादा पड़ा नहीं है। देखो एक टाइम के बाद आपको रेस में भागना मेरा काम नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना, आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, आगे आप बेस्ट करें, है ना। कल लाइफ स्किल नहीं तो हो सकता प्रैक्टिस, मंडे से तो 100% लाइफ स्किल एक ही दिन का काम है। जो मेन मुद्दा है उसके आसपास के जो टॉपिक है वो तो हम अलग अलग टॉपिक्स में कवर कर ही लेंगे, कुछ तो कर भी चुके हैं। जो मेन लाइफ स्किल है वो डिस्कस करेंगे, आपकी क्लास में मजा आता है। हाँ क्योंकि डिस्कशन जरूरी है ना, अब मैं सिर्फ कैमरा से बात करने थोड़ी आई हूँ यहाँ पे, तो डिस्कशन भी होगा, इंपॉर्टेंट है। सही समझ रहे हो ना बात को? चलिए फिर, आपकी पेडागोजी की बुक बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है, और जो एक टॉपिक वाली बुक है वो अभी सिर्फ इंग्लिश में, उसको करेंगे हिंदी में भी, उस पर काम होगा। धन्यवाद साक्षी। बहुत बढ़िया आनम। जीनत इसके बारे में नहीं पता, अभी पीआरटी का बैच कब आएगा केवीएस का। इंटरप्रिटेशन को एक तरीके से एक्सप्लेनेशन या हिंदी में क्या कहेंगे, वर्णन काइंड ऑफ, उसके आसपास की चीज, विवेचना जो आप करते हैं, समथिंग लाइक दैट। टुडे ऑर्डर योर बुक। अच्छा आशीष धन्यवाद, मंगा ली मैंने आपकी बुक। अच्छा श्वेता ग्रेट, पढ़ाई कीजिए, इससे हेल्प होगी तो फिर आगे किसी और को दे देना जो आपसे कम समर्थ हो, है ना, तो क्योंकि वो तो काम आती रहेगी, तो फिर किसी और को दे देना। क्योंकि किताबें कई लोगों के लिए भी प्रिविलेज है कि आप किताबें खरीद सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मौका नहीं मिलता। तो मुझे कोई कहता है कि मतलब स्पेशली उन लोगों को जिनको पढ़ने का शौक है, तो मैं एक दिन एक अपनी नेबर को कह रही थी, कुछ कह रही थी कि जब पैसा आ जाएगा तो ये करूंगी वो करूंगी, क्योंकि सपने बहुत सारे होते हैं सबके। तो मैंने कहा तुम कम प्रिविलेज मानती हो खुद को कि तुम्हारा मन करता है 450 की किताब मंगाने का, तो वो तुम मंगा लेती हो, 800 की मंगाने का मन करता है तो वो आ जाती है। तो ये छोटी बात थोड़ी है, और असली नॉलेज वही है। बाकी आप कितना भी लग्जरी में रह लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, बोर हो जाएंगे हर चीज से, कोई अंत नहीं है उन चीज़ों का। पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो दुनिया में बिलियनियर है, मिलियनियर है, कोई अंत नहीं है, खत्म होना है आपको एक दिन। खैर ये सारी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, इमोशंस में बह गई मैं, कॉग्निशन और इमोशंस पढ़ाते हुए। खैर अब हम कल मिलेंगे, टेक केयर। स्टडी टिप्स वाली जो सीरीज है जल्दी स्टार्ट करेंगे, चलो फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।